क्वेश्चन आंसर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, चलो सर इस केस में बताना है कि रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं। आधा कंप्यूटर गुजरात का कंप्यूटर मेंटेनेंस सर्विसेज देता है, तो सर ये तो सर्विसेज देता है, तो इस पर 40 लाख वाली तो लिमिट एप्लीकेबल ही नहीं है, 20 लाख वाली एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ये गुजरात का है, गुजरात स्पेशल कैटेगरी भी नहीं है, तो 20 लाख कर सकता है। और सर ये इंटरस्टेट और इंटरस्टेट दोनों देता है। सर अगर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करता तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन थी, लेकिन ये तो सर्विसेज देता है, तो इसके केस में इसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, दूसरा क्या है, वेस्ट बंगाल का इंसान है, वो गारमेंट्स में ट्रेडिंग करता है, तो सर यहाँ पे तो गुड्स आ गई, गुड्स आ गई। और इट्स अपनी जो वेरियस स्टेट्स इन इंडिया, वेस्ट बंगाल से अपने वेरियस स्टेट्स इन इंडिया को ये गुड्स भेजता है, तो ये तो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, तो चाहे इसको जो लिमिट है वो 40 लाख अलाउड है, चाहे इसको लिमिट 40 लाख अलाउड है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये वेरियस गुड्स में मतलब इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, तो इसको मैंडेटरी है, मैंडेटरी। ठीक है, यही लिखा हुआ आगे, ये लो पॉज करके पढ़ लो, 1 2 3, मैं ऐसे बस दिखा देता हूँ कि इसकी एग्जाम्पशन लिमिट है 20 लाख, और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज के केस में इसको अवेलेबल है 20 लाख, तो इसलिए इज नॉट रिक्वायर्ड। और इस केस में क्या है सर, इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, सर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटम ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। ठीक है बात, नेक्स्ट चलते हैं। सर फिर से वही लाइबिलिटी टू रजिस्टर बतानी है, ये अभी हम एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं मॉड्यूल वाली। मीना है एक महाराष्ट्र की सप्लायर, एक्सक्लूसिवली पोटैटोज वगैरह में एंगेज है अपने खुद के लैंड से, विद इन महाराष्ट्र एंड ऑल्सो आउटसाइड महाराष्ट्र। अब देखो यार, पोटैटोज निकले हैं, पोटैटोज तो गुड्स हैं, और वो विद इन महाराष्ट्र भी सेल करती है, आउटसाइड महाराष्ट्र भी, तो यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रही है, येस, तो सेक्शन 24 में तो फॉलो करती है, लेकिन तुमने 23 में भी पढ़ा था कि जो 23 है वो 24 के भी ऊपर है, 23 इज लाइक पावरफुल देन 24। और 23 में तुमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई बंदा एग्रीकल्चरिस्ट है, तो अगर खुद के लैंड से वो एक्सक्लूसिवली पोटैटोज वगैरह मतलब एग्रीकल्चर का काम करती है, तो यहाँ पे उसको क्या है, एग्जम्पशन है, रजिस्ट्रेशन से एग्जम्पशन है मतलब। फिर एक ऑयल कंपनी है गुजरात की, मशीन ऑयल देती है और पेट्रोल भी देती है, ओके, और इंटरस्टेट सर्विसेज भी देती है ऑयल रिफाइनिंग की, और टोटल टर्नओवर उसकी मशीन ऑयल की है 10 लाख और पेट्रोल की है 6 लाख, तो टैक्सेबल सप्लाई होगी 10 लाख और मशीन ऑयल की होगी एग्जाम सप्लाई होगी 6 लाख। ठीक है बात, ओए सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैं एक आगे आ गया, पेट्रोल की है 5 लाख और सर्विसेज की है 6 लाख, तो 10 5 15 6 21, तो यहाँ पे तो 21 लैक्स हो गया भाई साहब, और वो सर्विसेज भी दे रहा है, तो इस करके उसकी लिमिट क्या होगी 20 लैक्स, तो यहाँ पे 21 होगी, तो यहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। टीलू एज एन एजेंट काम कर रहा है और वो टैक्सेबल गुड सप्लाई कर रहा है, किसके लिए, टीगू के लिए, जो एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है। सर हमने सेक्शन 24 में पढ़ा था, पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ अनदर टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड। तो चाहे सर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं करती, लेकिन जो इन्वॉइसेज वो खुद रेज कर रहा है, टीलू जो एजेंट है वो इन्वॉइसेज खुद रेज कर रहा है, तो सर खुद रेज कर रहा है तो उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, मैंडेटरी। यही हमने ये पढ़ा था एज पर सेक्शन 23। देखो 24 क्या बोलता है कि इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए मैंडेटरी है, लेकिन 23 में क्या बोलता है कि एग्रीकल्चरिस्ट नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, और मीनू जो है एग्रीकल्चरिस्ट है, तो इसलिए मीनू विल नॉट बी लायबल टू रजिस्ट्रेशन। फिर सेकंड वाला क्या था कि ये तो बेकार लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है ये वाला ऊपर वाला, ये लिखा है कि जीनो ऑयल जो है स्पेसिफाइड कैटेगरीज में तो आती नहीं है, ठीक है, तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन तो चाहिए नहीं, लेकिन उसकी जो वो हुई थी ना, उसकी हो गई थी आई थिंक 20 लाख एप्लीकेबल थी, और उसकी 21 लाख हो गई थी ना, हाँ 21 लाख हो गई थी सारी मिला के, तो इसलिए उसकी थ्रेशोल्ड एक्सीड हो गई, तो इसलिए जीनो ऑयल इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। यस यस, और नेक्स्ट भी क्या था वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताओ सर। सर 30 डेज में अप्लाई किया था या नहीं किया था, बस वो सोचना है, इतनी सी बात है। 30 डेज में अप्लाई कर दिया था
तो जिस दिन से तुम लाइबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए तब हो जाएगी तुम्हारी इफेक्टिव डेट ऑफ आरसी। और अगर 30 डेज में अप्लाई नहीं करा था तो जब तुम्हारी आरसी आई है, एक्चुअल डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी, दैट वुड बी योर इफेक्टिव डेट ऑफ आरसी। सिंपल। तो एग्रीगेट टर्नओवर कब क्रॉस हुई? 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त को आई वॉज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन क्योंकि मेरी थ्रेशोल्ड क्रॉस होगी। और मैंने एप्लीकेशन कब सबमिट करी? 20 अगस्त को। तो 1 अगस्त और 20 अगस्त तो 30 डेज के अंदर कर दी, यस। और मेरे को आरसी मिली है 25 अगस्त को। तो अगर 30 डेज के अंदर कर दी तो इस डेट की कोई इज्जत नहीं है। 1 अगस्त विल बी माई इफेक्टिव डेट। दूसरा केस ऑब्वियसली वो वाला है कि उसकी क्रॉस हुई 25 सितंबर को और उसने फाइल करी 27 अक्टूबर को, तो ये तो 30 डेज के बाद करिए। तो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी क्या है? 5 नवंबर। तो यहाँ पे आरसी कब वो हो जाएगी तुम्हारी इफेक्टिव? 5 नवंबर से। तो 1 अगस्त एंड 5 नवंबर। ये पहले बहुत बकवास लिखा हुआ है, सेल्फ रीड कर लो अगर करना तो, वो सारी बकवास लिखी हुई है। एंड वाली बात जो मेन लिखी हुई है वो ये है कि इसकी है 1 अगस्त और इसकी है 5 नवंबर। सिंपल बात, जैसे मैंने समझाया। ओके ओके। अब सर हम मॉड्यूल के टेस्ट और नॉलेज वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट वाला हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, जो हमने ऊपर पढ़ के आए सेम है। सेकंड वाला चलते हैं। सर आरसी लेने के लिए तुम्हारे पास पैन होना ज़रूरी है, इसकी एक एक्सेप्शन बताओ। सर इसकी एक हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी, एनआरटीपी। एनआरटीपी जो बाहर का बंदा है, सर बाहर का बंदा है अगर तो वो पर्सन है तो वो क्या कर सकता है? तो वो क्या कर सकता है? अगर बाहर का बंदा है तो वो क्या कर सकता है? तो वो अपना सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट की कॉपी साथ में किसी इंडियन रेजिडेंट जिसके पास पैन है उससे अपना एप्लीकेशन जो है वो वेरीफाई करवा सकता है। यस, ये हमने पढ़ा था। यस यस यस। यहाँ पे ऑफ कोर्स तुम और भी लिख सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपनी एप्लीकेशन के साथ उसको वहाँ का, मतलब अदर देन कोई पर्सन है जिसके पास पासपोर्ट नहीं है ऑब्वियसली, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई एंटिटी है तो वो अपने बाहर की कंट्री का जो भी उसका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है या जो भी उसका यूनिक नंबर है जिससे उसकी उसकी कंट्री है उसको आइडेंटिफाई करती है, वो अपना साथ में दे सकता है। बताओ कौन से पर्सन लायबल टू रजिस्टर्ड? एजेंट सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन। सर इसमें ये दो कंडीशन बहुत ज़रूरी हैं कि एक तो ये जो एजेंट है ये टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है और सप्लाई कर रहा है किसी अदर टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे, तो ही उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। और चाहे उसकी टर्नओवर एग्रीगेट नहीं सेंटर कर रही और इनवॉइस जो है वो एजेंट के नाम पे इशू हो रहे हैं तो ऑफकोर्स मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। सेकंड, एग्रीकल्चरिस्ट है एक्सक्लूसिव अपने पास तो ये एग्जम्प्ट है। मैंडेटरी एंड एग्जम्प्ट। ओके। सेल्फ जब भी जहाँ पे भी मैं आंसर बता देता हूँ ना, आंसर को पॉज करके सेल्फ रीड कर लिया करो। ये लो, प्योर ऑयल है दिल्ली का, मशीन ऑयल सप्लाई कर रहा है और हाई स्पीड डीजल, तो ये है तुम्हारी टैक्सेबल, ये तुम्हारी एग्जम्प्ट। नॉन टैक्सेबल एग्जम्प्ट हो जाती है, नॉन टैक्सेबल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्जम्प्ट, पता ही है तुम्हें। अप्रैल के मंथ में, सिर्फ अप्रैल के मंथ की बात हो रही है यहाँ पे। ओके। प्योर ऑयल्स अभी तक तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसकी टर्नओवर कितनी होगी? 15 + 10 + 10 35 लैक्स। 35 लैक्स होगी सिंपल। 15 10 25 10 35, क्योंकि सारी आउटवर्ड सप्लाईज आ जाती हैं, बात खत्म। बताओ क्यों लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है क्या? नहीं सर, गुड सप्लाई कर रहा है और दिल्ली का बंदा, और दिल्ली तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट भी नहीं है, तो बात खत्म हो गई। 40 लाख तक अलाउड है और वो 35 लाख कर रहा है, बात खत्म। सारी पहले बताया हुआ है कि एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ आ जाता है, तो सब कुछ टोटल करके कितनी होगी उसकी? 35 लाख। 35 लाख और उसकी लिमिट कितनी? 40 लाख। हैंस प्योर ऑयल इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। लेकिन हाउएवर अभी तो हम अप्रैल में खड़े हैं, अभी तो अप्रैल में खड़े हैं, अभी तो पूरा साल पड़ा है। अगर उसके रिमेनिंग फाइनेंशियल ईयर में कभी टर्नओवर एक्सीड होगी देन ही विल बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, देन ही विल बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके सर, तुम्हारा आंसर क्या होता अगर प्योर ऑयल जो है वो हाई स्पीड डीजल एक एजेंट की कैपेसिटी में सप्लाई कर रही होती? एजेंट किसका? मिक्स्ड ऑयल का, जो कि खुद नॉन रजिस्टर्ड। ओ मैंने अभी बोला ना कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कब आएगी? अगर तुम टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज दे रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, तो यहाँ पे तुम हाई स्पीड डीजल दे रहे हो विच इज नॉट अ टैक्सेबल सप्लाई, इट इज एग्जम्प्ट। और तुम अदर नॉन टैक्सेबल रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे दे रहे हो, तो यहाँ पे तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं आएगी। ओके तो यहाँ पे दोनों केस कवर हो जाते होंगे, आंसर पढ़ लो खुद। ओके ओके। फॉलोइंग केस में बताओ लायबल है क्या? इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहा है एक्सक्लूसिवली, तो ठीक है। इंटरस्टेट नहीं कर रहा,
और गुड्स की कर रहा है तो इंटरस्टेट नहीं कर रहा तो मैंडेटरी तो नहीं है। और टर्नओवर उसकी होगी असम शोरूम से 33 लाख, और त्रिपुरा में भी एक शोरूम है 11 लाख। सर अगर त्रिपुरा में शोरूम नहीं भी होता ना, कहीं और भी शोरूम होता, तो 33 + 11 कितनी होगी 44, विच इज़ मोर देन 40, तो रजिस्ट्रेशन तो लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे वो त्रिपुरा में कर रहा है तो यहाँ पे तो ऑलरेडी उसकी लिमिट कितनी रह गई 10 लाख। MMNT, ये अपने केस में NMMT, नागमणि मिस 3, तो 3 याद है ना त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की लिमिट कितनी है 10 लाख। यस। पुलकित ऑफ गोवा है, एक्सक्लूसिवली है इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ शूज, एग्रीगेट टर्नओवर उसकी 22 लाख। तो गोवा स्पेशल कैटेगरी स्टेट भी नहीं है और सिर्फ इंटरस्टेट कर रहा है, तो उसकी 40 लाख की लिमिट है और उसमें 22 लाख की करिए तो ये एग्जम्प्ट है रजिस्ट्रेशन से, एग्जम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, थ्रेशोल्ड क्रॉस ही नहीं हुई। ठीक होगी बात? यस सर। हर्षित है हिमाचल प्रदेश का, एक्सक्लूसिवली इंटरस्टेट ऑफ पान मसाला। सर पान मसाला, सर ये पान मसाला हमने कहाँ पढ़ा था? हाँ जाओ सर जाओ, ठीक है जाओ। ये पान मसाला हमने कहाँ पे पढ़ा था? ये पान मसाला हमने कहाँ पे पढ़ा था कि सर 40 लाख की लिमिट किसको नहीं लगेगी? 40 लाख की लिमिट, चाहे वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट से नहीं भी है तो भी 40 लाख की लिमिट किसको नहीं लगेगी अगर वो सब चीज़ें सप्लाई करता है। पान मसाला, एडिबल आइस, एरेटेड वाटर्स, वो याद है ना, अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स और एग्रीगेट्स, ये सब चीज़ें, टोबैको और टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, ऐसी सब चीज़ें। तो यहाँ पे इसको, चाहे ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं है लेकिन ये पान मसाला सप्लाई कर रहा है तो इसको 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे इसको 20 लाख की लिमिट मिलेगी और यहाँ पे हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, इसकी करवानी पड़ेगी इसको। सर लैंग्वेज कैसे लिखती है मॉड्यूल की, वो तुम पॉज करके पढ़ते रहो, पॉज करके पढ़ लो, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज का इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल तुम लिख सकते हो एज पर द प्रोविजंस ऑफ GST एक्ट, एक बंदे को रजिस्ट्रेशन कब लेनी होती है? जब उसकी 10 लाख क्रॉस हो जाती है स्पेशल कैटेगरी में, 20 लाख क्रॉस हो जाती है ये वाली स्टेट्स में, और 40 लाख क्रॉस हो जाती है रेस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर वो पर्सन एंगेज है इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ आइस एंड अदर एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको और मैन्युफैक्चर सब्स्टिट्यूट, फ्लाई ऐश ब्रेक्स, फॉसिल मील्स, ये वो, तो उसको ये 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बस फिर तुम्हें बाकी 3 केस समझाने। तो पहले तुमने लिख दिया पूरा लॉ, फिर जो तीनों केस उसने क्वेश्चन में पूछे उसके आंसर लिख दिए जो कि हमने पढ़े हैं एज इट इज। यस। चलो फिर बताओ, एक बंदा लायबल है क्या रजिस्ट्रेशन के लिए? और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है असम में और उसकी टर्नओवर 25 लाख तो नहीं, उसकी लिमिट है 40 लाख, तो इसको अलाउड है। ओए सर्विसेज है, सॉरी, टैक्सेबल सर्विसेज है, तो 20 लाख की लिमिट अलाउड है, तो इसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। संचित असम का इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, तो बोथ आ गया ना। सिर्फ एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए 40 लाख है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 लाख, और यहाँ पे भी उसको लायबल है, तो दोनों केस में लायबल है, दोनों केस में लायबल टू रजिस्टर्ड, इसमें केस में भी लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। ओके। ये बेकार क्वेश्चन है, खुद पढ़ लो, सेल्फ एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन, ये सब है। ओके चलो सर, बिना GST रजिस्ट्रेशन के तुम GST कलेक्ट कर सकते हो, ITC क्लेम कर सकते हो? नहीं, बहुत ऑब्वियस। सर अगर तुम डिफरेंट स्टेट से टैक्सेबल सप्लाईज करते हो सेम पैन नंबर पे, तो तुम सिंगल रजिस्ट्रेशन पे चला सकते हो? नहीं, मल्टीपल स्टेट्स में तुम अगर बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हें हर स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। सर अगर तुम्हारा मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है एक ही स्टेट में, इन अ स्टेट, तो तुम्हें सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो क्या? ले तो सकते ही हैं, यस ले तो सकते ही हैं, मैंडेटरी नहीं है, ले सकते हैं। लेकिन सर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का भी कोई प्रोविजन है क्या? ऑब्वियसली है। अगर तुम 22 और 24 में नहीं भी फॉल करते तो एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 तो तुम ले सकते हो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, सिंपल। ओके सर, कैन द डिपार्टमेंट थ्रू प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो प्रोसीड टू रजिस्टर अ पर्सन अंडर GST? हाँ, 25 सबसेक्शन 8 में पढ़ा था ना, ये वाला सेक्शन तुम जरूर याद रख लेना, 25 सबसेक्शन 8, जब प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो रजिस्टर कर देता है, चाहे कोई स्क्रूटनी हुई, कोई इंस्पेक्शन हुई, कुछ सर्च हुआ, उस चक्कर में उसको पता चला कि यार ये बंदा तो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था लेकिन इसने रजिस्ट्रेशन ली नहीं है, तो फिर वो बंदा जो प्रॉपर ऑफिसर है वो उसको टेम्परेरी रजिस्टर कर सकता है। उसके पास याद है 2 ऑप्शन थे, या तो एक्सेप्ट कर ले और 90 दिन में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दे, या वो अपील में जाए और अपील में अगर उसके अगेंस्ट ऑर्डर आ गया तो उसको 30 डेज के अंदर अप्लाई करना है। ओके
ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। रिफंड लेने के लिए इनको चाहिए होता ना। सर जो टैक्सेबल पर्सन है, जो सप्लाईज कर रहा है यूएन बॉडीज को, उसकी क्या ऑब्लिगेशन है? सर एक चीज़ बताओ, ये जो यूएन बॉडीज हैं इन्होंने ले रखा होता है यूआईएन, यूआईएन, और यूआईएन लेके ये क्या करते हैं? रिफंड क्लेम करते हैं ऑन द टैक्स पेड। तो सर ऑब्वियसली अगर इन्होंने रिफंड लेना है तो इनके नाम पे कहीं ना कहीं टैक्स पेड शो भी होना चाहिए, इनके पास एक वैलिड इन्वॉइस भी होना चाहिए, टैक्स इन्वॉइस। तो जो टैक्सेबल पर्सन इनको इन्वॉइस काट रहा है उसको ये इंश्योर करना है वो इनको रजिस्टर्ड पर्सन माने और इनको B2B इन्वॉइस इशू करे, ताकि इनका जो इनका टैक्स पेड है वो रिफ्लेक्ट करे। ओके सर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जो वैलिड आरसी इशू होती है उसकी वैलिडिटी क्या है? सर ये मई 25 के पेपर में भी आया हुआ है और बच्चे सरप्राइजिंगली गलत करके आए हैं। 90 दिन नहीं याद रह जाता, हर किसी को ये नहीं याद रहता कि अगर सीटीपी ने खुद ही बोला है या एनआरटीपी ने खुद ही बोला है कि मेरे को तो सिर्फ 10 दिन के लिए चाहिए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 80 दिन, 70 दिन, जब मर्जी, 90 से कम दिन, तो उतने दिनों के लिए ही वैलिड है वो आरसी। और अगर उसने ज़्यादा दिन मांग लिया कि मेरे को तो 150 दिन के लिए चाहिए, तो पहले 90 दिन मिलेगी, फिर वो एप्लीकेशन करेगा फॉर एक्सटेंशन फॉर रिमेनिंग डेज। ओके, और उसके लिए ऑफकोर्स उसको एडवांस टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, अगर तुम फ्रॉड या सप्रेशन ऑफ फैक्ट से कर सकते हो तो भाई ऑफिसर जो है सुओ मोटो सेक्शन 29 के अंदर, ये तुम्हें 2E नहीं भी याद रहा तो चलेगा, सेक्शन 29 के अंदर ऑफिसर सुओ मोटो तुम्हारी कैंसिलेशन स्टार्ट कर सकता है। सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, हर स्टेट के लिए लेना पड़ता है। ओके, लाइबिलिटीज क्या हो सकती हैं ऑन ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस? सर जो ट्रांसफरी है, जिसको बिजनेस मिला है, जो सक्सेसर है जिसको बिजनेस मिला है, shall be liable to get registered with effect from the date of such transfer or succession or such succession। कैसा, चलो, and he will have to obtain a fresh registration with effect from the date of such transfer। okay okay daddy, क्लास चल रही है। अरे यार भाई, इस चीज़ को कोई अलग से रिकॉर्ड मत करना प्लीज़, ठीक है? ये चीज़ थोड़ी हीट ऑफ द मूवमेंट में हो गई। ओके, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विल असेसी हैव टू डिक्लेयर ऑल हिज प्लेस ऑफ बिजनेस? ऑल, ऑब्वियसली भाई, जहाँ जहाँ से तुम काम कर रहे हो तुम उनमें से एक को मेन बता सकते हो, एक को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बता सकते हो और बाकियों को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बता सकते हो, बाकियों को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बता सकते हो, लेकिन तुम्हें बतानी तो सारी पड़ेंगी ना जहाँ से बिजनेस कर रहे हो। सर जब तुम्हारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होती है तो क्या तुम पे कोई टैक्स ऑब्लिगेशन आती है? हाँ, एज पर सेक्शन 29 सबसेक्शन 5 रेड विद रूल 44 जो बोलता है कि जब तुम्हारा कैंसिलेशन होता है तो तुम्हें इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, कैपिटल गुड्स और इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड फिनिश्ड गुड्स, इन सब के ऊपर तुम्हें अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, और अगर इनको बेचने पे कुछ आउटपुट ट्रांजैक्शन टैक्स निकलता है और विच एवर इज हायर वो पे करना होता है। एवरी शैल पे एन अमाउंट बाई वे ऑफ डेबिट इन क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, मतलब चाहे क्रेडिट से पे करो चाहे कैश से पे करो, कितना, या तो तुम्हारा इक्वलेंट आईटीसी और दिस और द आउटपुट टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स विच एवर इज हायर, इन गुड्स के ऊपर जो भी तुम्हारा टैक्स पेबल है विच एवर इज हायर। ठीक होगी बात? यस सर, कुछ आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। आरटीपी का क्वेश्चन, रनमो लिमिटेड है, एक रजिस्टर्ड एंटिटी है, उसने अपने ऑपरेशंस डीमर्ज कर लिए, ठीक है, 31 अक्टूबर 23 से। मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना, तुम्हें वो चीज़ लिख के ही आनी है विद अ स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर लाइबिलिटीज। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और अच्छा डीमर्ज हुआ तो प्रॉपर ऑफिसर ने खुद ही सुओ मोटो कैंसिल कर दी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन कब पास हुआ था? 4 नवंबर को, और हमें कब मिला था? 7 नवंबर को। तो 4 नवंबर तो बेकार हो गई, 7 नवंबर को जब हमें मिला था तब रेलेवेंट है। ये तुम्हें पता ना, जीएसटी लॉ में इनफैक्ट सब जगह ही ये वो गिना जाता है, कैसे बोलते हैं इसको, मैं वर्ड भूल गया, लेकिन ऐसे समझ लो कि जब ऐसे 2 डेट हैं तो डेट कौन सी मानी जाएगी? तुम्हें ऑर्डर कब इशू हुआ, ये ऑर्डर की डेट कब मानी जाएगी? भाई डिपार्टमेंट चाहे उसको 4 नवंबर गिनी जाए, अगर तुम्हें 7 नवंबर को रिसीव हुआ है तो तुम्हारे लिए तो वो ऑर्डर 7 नवंबर को आया ना, चाहे उसमें डेट तो फिर चाहे
4 अक्टूबर लिख दो, मेरा क्या जाता है, मेरे को जब 7 नवंबर को मिला है नोटिस तो मैं तो 7 नवंबर को मानूंगा ना। तो 7 नवंबर को मेरे को वो ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आया। अब सर वो 4 फरवरी को रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है, लेकिन जो टैक्स कंसल्टेंट है रनमो का वो बोल रहा है कि नहीं सर टाइम बार्ड हो चुकी है। सर 7 नवंबर से अगर मैं दिन गिनूँ, पहले तो नवंबर पूरा करो, नवंबर कितने देर का होता है, 30 डेज़ का ना, तो 23 प्लस दिसंबर प्लस जनवरी कितने हो गए, 31 62 62 प्लस 23 85 प्लस 5, तो मैं 5th फेब तक अप्लाई कर सकता हूँ, प्लस 5 ऑफ फेबररी, मैं 5th फेब तक अप्लाई कर सकता हूँ। और यहाँ पे तो वो 4 फेब को अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे अलाउड है। ये रनमो का टैक्स कंसल्टेंट पता कहाँ से दिन गिन रहा है, 4 नवंबर से, तभी फिर उसके दिन कम पड़ रहे हैं, उसके 2 फरवरी बन रहे होंगे दिन, डेट नहीं गिननी आती इसको, गधे को, टैक्स कंसल्टेंट बनाया। पहले तो इसको हटाओ, फायर करो इसको। तो सर टैक्स कंसल्टेंट की टेक्निकल वेरिसिटी बताओ। मैं होता तो मैं सबसे पहले ये लिखता कि नो द एडवाइस गिवन बाय द टैक्स कंसल्टेंट इज नॉट वैलिड अंडर लॉ, या इज नॉट, जो भी है उसकी टेक्निकलिटी, एडवाइस गिवन बाय टैक्स कंसल्टेंट इज नॉट, अरे नॉट वैलिड इन लॉ, लो मेरे वाली जो लैंग्वेज बोली वही है, और पूरी कहानी समझाई हुई है कि कितने दिन उसके पास हैं। और सच हाँ ये भी बात लिख के आना कि भाई अगर अगर तुम ये जो 90 दिन होती है ना, इसको एक्सटेंड करा के 180 डेज भी तुम करवा सकते हो अगर तुम एप्लीकेशन फाइल करो कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर वगैरह के पास। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। सितंबर 25 का PYQ सर 2-3 अटेम्प्ट पहले ही है, सोचो। वेंकटेश गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई करते हैं राजस्थान और त्रिपुरा से। तो सर त्रिपुरा आ गया, पहली बात तो बात ही खत्म, लिमिट होगी 10 लाख, लिमिट होगी 10 लाख। और फेब्रुवरी मंथ के उसके स्टैटिस्टिक्स ही हैं। इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करी 11 लाख राजस्थान से। इंट्रा स्टेट सेल बाय मिस्टर वेंकटेश एज एन एजेंट ऑफ गणेश एंटरप्राइज अ नॉन टैक्सेबल पर्सन। सर नॉन टैक्सेबल है, इस करके इसकी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन बच गई, टैक्सेबल पर्सन होता तो बात फंस गई थी। ओके। और इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर हम इसका ऑब्वियसली पहले तो एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे। क्या होती है एग्रीगेट टर्नओवर, पूरे पैन इंडिया बेसिस पे टोटल कितना हो गया, 11 + 5 16 + 3 19 लाख। सर राजस्थान के स्टेट में ना जो उसकी इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई थी उसमें कमीशन भी आ जाती है, रिसीव्ड एज एन इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी वर्थ 50,000। लो सर इसमें मेरे को कमीशन एजेंट के तौर पे जो कमीशन आई है, हाँ तो ठीक है ना, फिर इंक्लूड होनी ही थी भाई। मैंने 50,000 कमाए हैं बीइंग एन इंश्योरेंस एजेंट, उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी ने चाहे आरसीएम में टैक्स पे करना है। ये तो हो गई वो चीज़, मेरी आउटवर्ड सप्लाईज विच आर लायबल टू आरसीएम, तो है तो मेरी अभी भी आउटवर्ड सप्लाईज ही ना, तो ठीक है टर्नओवर में तो आएंगी। इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू आरसीएम होती तो ना आती, आउटवर्ड सप्लाईज लायबल टू आरसीएम तो आएंगी ना। और त्रिपुरा की स्टेट में ना ये जो 5 लाख है, ये जो उसने इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करी, इसमें इनवर्ड सप्लाई इंक्लूडेड है विच आर लायबल टू आरसीएम। तो सर ये तो माइनस करना पड़ेगा ना, -1 लाख 18 लाख। अब मैं तुम्हें बताऊं, बहुत सारे बच्चे यहां तक तो सही थे मेरे साथ, और सितंबर 25 के एग्जाम में भी यहां तक सारे सही करके आए। उन्होंने गलती कहां कर दी, पहले तो ठीक है चलो ये हो गया 18 लाख हो गई, और सबने बोल दिया कि हाँ जी सर त्रिपुरा की जो सेल है उसके करके 10 लाख हो गई, ठीक है। सर यहाँ पे बताया गया कि जो एजेंट की कैपेसिटी में उसने सेल करी थी ना, उसमें जो इनवॉइस है वो भी एजेंट ने इशू करा था, लेकिन सर वो तो नॉन टैक्सेबल पर्सन, उसका प्रिंसिपल तो नॉन टैक्सेबल पर्सन था ना, तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में फॉल नहीं हुआ। तो सर यहाँ तक तो सारे बच्चे सही थे, सबने पहला क्वेश्चन सही करके है कि एज्यूम ऑल फिगर जो है वो सब कुछ ओके है। और बताओ अब इन्फॉर्मेशन के में बताओ कि रेलिवेंट विजन, एक तो उसकी एग्रीगेट टर्नओवर बताओ फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन, और बताओ क्या वो लायबल टू रजिस्ट्रेशन है। सब ने यहाँ पे भाग के लिखा है कि हाँ सर उसकी तो देखो 18 लाख हो गई और त्रिपुरा में 10 लाख अलाउड है, तो सर वो उसको जो है थ्रेशोल्ड क्रॉस होने पे करवानी पड़ेगी। भाई तुम एक चीज़ भूल गए, पेपर में भी भूला है और यहाँ पे भी भूल गए कि सर ये जो त्रिपुरा की तुम्हारी सेल में एक ऐसी इनवर्ट सप्लाईज इंक्लूडेड थी विच आर लायबल टू आरसीएम। सर इफ़ योर इनवर्ट सप्लाईज आर लायबल टू आरसीएम यू हैव टू गेट मैंडेटरीली रजिस्टर्ड, यू हैव टू गेट योर सेल्फ मैंडेटरीली रजिस्टर्ड, मैंडेटरीली रजिस्टर, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अगर तुम्हारी इनवर्ट सप्लाईज आर लायबल टू आरसीएम।
ये पहले तो मैं भी भूल गया था, मैं सच बताऊँ, मेरे को तो बाद में दिखा था ये। ठीक है, ओके। तो इसमें तुम्हें पूरा वो लिख के आना था कि हाँ हाँ सर लाइबल टू आरसीएम है, इस करके उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। सर तुम्हारा आंसर चेंज हो जाता क्या अगर वो त्रिपुरा की बजाय इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जम्प्ट गुड्स करता? तो सर अगर एग्जम्प्ट गुड्स करता, तो अगर तो मैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन को छोड़ दूं साइड पे, तो फिर त्रिपुरा से अगर ये एग्जम्प्ट कर रहा होता, ये एग्जम्प्ट होती, तो त्रिपुरा की 10 लाख वाली लिमिट नहीं लगती। तो यहाँ पे 18 लाख उसकी टोटल एग्रीगेट टर्नओवर थी, और 20 लाख की उसको लिमिट मिलनी थी, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज दोनों देता, सर्विसेज भी देता, तो 20 लाख की लिमिट मिलनी थी, और 18 लाख की वो कर रहा है। तो थ्रेशोल्ड से तो नीचे है, लेकिन स्टिल इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू आरसीएम है ना, तो इस करके हमारा आंसर चेंज नहीं होना था, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन तो होनी थी। यहाँ पे उन्होंने 5 लाख में से 1 लाख माइनस करा, 4 लाख होगी, एग्रीगेट टर्नओवर होगी तुम्हारी 18 लाख। और फिर आगे पढ़ लूँ सर, लाइबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन बिकॉज लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। और अगर सर वो एग्जाम सप्लाईज भी कर रहा होता ना, तो भी ठीक है, उसकी वो थ्रेशोल्ड जो है वो रिड्यूस हो जाती। हाँ मतलब अगर वो एग्जाम सप्लाई गुड्स कर रहा होता ना, तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट उसकी रिड्यूस नहीं होती 10 लाख को, फिर उस पर 20 लाख की एप्लीकेबल होती, और फिर उसको थ्रेशोल्ड वाइज तो ही इज नॉट लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, लेकिन वो अभी भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में जाएगा बिकॉज ही इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। ओके, ये वाला सेल्फ कर लो। ये वाला वो क्वेश्चन था जो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, मैंने तुम्हें क्लास में बताया था ना, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी है कि तुम्हें इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करनी, तुम्हारे पास पैन होना चाहिए, ये सब चीज़ें, तुम किसी और स्टेट से ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल नहीं कर रहे, ऐसा कुछ बकचोदी। तो ये सारे कंडीशन तुम खुद सेल्फ रीड कर लो, सिंपल पॉइंट्स हैं, इनमें से तुम्हें कोई भी याद रह गए, 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 7-8 पॉइंट्स, इनमें से तुम पेपर में 4 भी लिखाते तो तुम्हें मार्क्स मिल जाते। ठीक है, ओके। आरटीपी मई 25 का क्वेश्चन है। मिस्टर हृदय है, उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करी है जीएसटी लॉ के अंडर मध्य प्रदेश की स्टेट में जनवरी में, ठीक है, और उसने अभी तक बिजनेस कमेंस नहीं करा सितंबर तक। तो सर 6 महीने तक अगर तुम बिजनेस कमेंस ना करो, तो प्रॉपर ऑफिसर तुम्हारा सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, और यहाँ पे जनवरी से सितंबर आ गई है, ठीक है, और प्रॉपर ऑफिसर ने एससीएन इशू कर दिया कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूंगा। अब कैंसिल करने से पहले सर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देनी पड़ेगी, तो उसने एससीएन इशू कर दिया। अब बताओ जो प्रॉपर ऑफिसर ने एक्शन लिया वो सही है क्या? बिल्कुल सही है। और सर और सर्कमस्टांसेस बताओ जहाँ पे तुम्हारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। तो इतने सारे हैं कि तुमने 6 महीने तक 3B नहीं भरी, तुम कॉम्पोजिशन स्कीम वाले हो, तुमने GSTR 4 अपनी जो एनुअल रिटर्न है वो तुमने ड्यू डेट से 3 महीने तक नहीं भरी, तुमने फ्रॉड से ऑब्टेन करी थी आरसी, तुम्हारी जो है 10A वाली डिटेल्स नहीं भरी तुमने, या तुमने सेक्शन 16 की वायलेशन करके आईटीसी ले लिया, ऐसे ऐसे बहुत सारी हैं। ओके, तो सर ये जो है जस्टिफाइड इन लॉ है, ठीक है। और आफ्टर अपॉर्चुनिटी, ये कीवर्ड याद रखो कि भाई एससीएन जो उसको मिला ना, तो आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको मिला है, तो इस केस में उसने एससीएन इशू करा है, तो भाई ऑफिसर ने जो करा है वो जस्टिफाइड इन लॉ है, क्योंकि तुम्हें 6 मंथ्स विद इन 6 मंथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन से। और सर और सारे ऑप्शन क्या है ये वाले, इन केसेस में तुम्हारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये एज इट इज पूरा लॉ लिखा हुआ है, ठीक है, सेल्फ रीड कर लो। क्वेश्चन 6 ऑलरेडी कवर्ड है, क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। एग्रीगेट टर्नओवर एक्सचेंज सर्विसेज की एक्सीड होगी 20 लाख की 12 अगस्त को, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दी 3 सितंबर को, तो 30 डेज में कर दिया क्या? यस 30 डेज में कर दिया। और आरसी मिली इसको 6 सितंबर को, आरसी मिली 6 सितंबर को। तो सर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है भाई? जब से वो लाइबल था, डेट इज 12 अगस्त से, तब से इफेक्टिव है, पता ही है ये तो। और इशुएंस ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस की पीरियड भी मांगे। सर ये वाली चीज़ हम वैसे तो इनवॉइस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत छोटा सा टॉपिक मैं तुम्हें बता देता हूँ, बात समझो, या इनवॉइस वाले चैप्टर में समझें, इसको तुम पेंडिंग रख लो, इनवॉइस वाले चैप्टर में जब हम करेंगे ना इफेक्टिव डेट ऑफ इनवॉइसेस, तब तुम्हें आइडिया लग जाएगा, ठीक है। वैसे मैं चलो इस केस में तुम्हें बता ही देता हूँ कि देखो यार सिंपल सी बात है, बारह अगस्त, ये क्या आई 3 सितंबर, ये क्या आई 6 सितंबर,
अब सर मैंने 12 अगस्त से 3 सितंबर को अप्लाई कर दिया, तो मेरी इफेक्टिव डेट क्या है? इफेक्टिव डेट है ये, इफेक्टिव डेट, इफेक्टिव डेट ये है। यस, मेरे को आरसी कब मिली? ये अब ग्रांट ऑफ आरसी। अब सर मेरी आरसी इफेक्टिव है इस दिन से, लेकिन मेरे पास एक्चुअल में तो आरसी इस दिन आई ना, मेरे पास एक्चुअल में जो जीएसटीएन नंबर आया वो तो इस दिन से आया। मैं एक्चुअल में तो जीएसटी पोर्टल पे लॉग इन और फिर रिटर्न फाइलिंग तो इस डेट के बाद कर सकता हूँ ना, लेकिन मेरी आरसी इफेक्टिव इस दिन से। इसका मतलब क्या है कि मैं इस पीरियड में जो मैंने टैक्स इनवॉइस इशू करे थे उसके ऊपर में मेरे को जीएसटी भरना है। यस, तो इस पीरियड में मैंने जो टैक्स इनवॉइस इशू करे होंगे ना, उसके लिए मेरे को रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे, रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ये तुम सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए में पढ़ोगे, रिवाइज टैक्स इनवॉइस। तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे। ये मुझे कब तक करने हैं? ग्रांट ऑफ आरसी से 30 डेज के अंदर। ये 1 मंथ होता है, 1 मंथ होता है, 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर। तो सर 6 सितंबर को मिली है ना आरसी, तो 6 अक्टूबर तक, तो मैं सर 6 अक्टूबर तक, ऑन और बिफोर 6 अक्टूबर तक मैं विद इन 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस ऑफ आरसी, मैं 6 अक्टूबर तक अपने कौन से पीरियड के? ये 12 अगस्त से लेके, ये जो पीरियड ये जो सारा था 12 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक, 12 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक के जो इन्वॉइसेस हैं वो मैं विद इन 1 मंथ यानी 6 अक्टूबर तक मैं इशू कर सकता हूँ रिवाइज टैक्स इन्वॉइसेस। समझ आ गई बात? यस सर। क्वेश्चन 8 ऑलरेडी कवर्ड है। क्वेश्चन 9 बताओ, आरसी लेनी पड़ेगी क्या उसको? आरटीपी है जैन 26 की, तो अभी आई है। चलो, मिस्टर जी है दिल्ली का, गुड्स डील करता है, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। अरे सर सिक्योरिटीज़ तो गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं है, गुड्स और सर्विसेज ही नहीं है। इन इज ओन अकाउंट एंड सेकेंडरी मार्केट। और उसने ये जो परचेज और सिक्योर सेल की जो ट्रांजैक्शन है ना, उसने बिजनेस इनकम दिखाई है और अप्रैल तो सितंबर की 75। अरे यार उसने इनकम टैक्स भरा होगा तो तब उसने अपनी बिजनेस इनकम दिखा दी 75 लाख की, तो ये लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है क्या? अरे यार वो गुड्स और सर्विसेज ही नहीं है, गुड्स और सर्विसेज नहीं है तो वो तो बहुत दूर की बात है कि सप्लाई है कि नहीं, फिर ये एग्जाम्प्ट है कि नहीं, फिर इसके ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं, ये सब चीज़ तो बहुत बात की बात है। गुड्स और सर्विसेज ही नहीं है तो सर नहीं, ये तो गुड्स और सर्विसेज ही नहीं है। ओके, सेकंड बात आता है, KLJ फाउंडेशन है जयपुर की, चैरिटेबल ट्रस्ट है, 12 AB के अंडर रजिस्टर्ड है और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करती है, चैरिटेबल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसको 30 लाख की वो मिली है, 30 लाख की इसकी टोटल इनकम हुई है। सर एक चीज़ बताओ, अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो डेफिनेटली इसके ऊपर लिमिट कितनी एप्लीकेबल है? राजस्थान के अंदर 20 लाख, तो इसकी तो क्रॉस होगी 30 लाख। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई इंसान, एक तो हमने सेक्शन 23 पढ़ा था कि अगर कोई इंसान एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट सप्लाई कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन से वो एग्जाम्प्टेड है। या अगर मैं वैसे भी बोलता तो भी, अगर मान लो इसका कहीं पंजाब में भी बिजनेस होता तो पंजाब में रजिस्टर्ड था, ठीक है, लेकिन राजस्थान से अगर ये सिर्फ एग्जाम्प्ट सप्लाई कर रहा है देन ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पे तुम्हें दोनों केस में लिखना है नहीं। फर्स्ट इसका आंसर आएगा भाई डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज के बाहर है, ठीक है, नॉट बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और सेकंड में केस में क्या है कि वो क्या करता है, एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, हेंस एग्जाम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। जैन 25 का PYQ भाई साहब, जैन 25 का PYQ क्वेश्चन मेरे हिसाब से लास्ट है, एक दो और बचे हैं, बस 2 ही बचे हैं। पहले यही पढ़ लो जो भी आया था जैन 26 में, मैंने बताया भी था कि जैन 26 में आया कि अगर किसी को आधार नंबर असाइन नहीं है एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसको क्या करना है भाई साहब? सर उसको था एक तो आधार एनरोलमेंट ID स्लिप और साथ में इन 4 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड, इन चारों में से कोई एक, एंड आधार एनरोलमेंट ID स्लिप, ये 4 तुम्हें, ये 2 डॉक्यूमेंट्स बेसिकली तुम्हें देने ही देने। आधार ऑथेंटिकेशन अगर करवानी है तो उसको ये सब देने। और इसमें हमने एक और चीज़ पढ़ी थी जो यहाँ पे आंसर में इन्होंने मॉड्यूल के सजेस्टेड आंसर में नहीं लिखी हुई, जो तुम्हें लिखनी थी कि हाउ एवर अगर इस बंदे को आधार अलॉट हो जाता है जब, आधार अलॉट हो जाता है जब, तो इसको उसके 30 डेज के अंदर, आधार अलॉट होने के 30 डेज के अंदर इसको आधार ऑथेंटिकेशन भी करवानी पड़ती है। ये अगर तुम होते या मैं होता तो जैन 26 के पेपर में लिख के आता। ओके, अब सर ये सिंपल क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर बनाती है असम में, असम है तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है, ओके।
और इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करती है तो बस बात ठीक है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। और सेमीकंडक्टर तो मतलब गुड्स में इंक्लूड है। तो सर एक्सक्लूसिवली अगर गुड्स का काम कर रही है असम में तो इसके ऊपर लिमिट कितनी है, 40 lakhs। यस। बिजनेस स्टार्ट करा 14 मार्च को, किसी काम की नहीं है। 10 लाख कब क्रॉस हुई, 20 लाख कब क्रॉस हुई, किसी काम की नहीं है। हमारे लिए काम की क्या है, 40 लाख कब क्रॉस हुई, 40 लाख क्रॉस होगी 28 अप्रैल को। यस। और डेट ऑफ एप्लीकेशन कब थी इसकी, 15 मई। तो इसने तो 30 डेज के विद इन कर दिया। यस, 30 डेज के विद इन कर दिया। तो इसकी इफेक्टिव डेट ऑफ आरसी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव डेट ऑफ आरसी 28 अप्रैल। यस। और सर इसकी एक्चुअल में इशुएंस कब हुई है, 29 मई को एक्चुअल ग्रांट ऑफ आरसी। तो इस केस में वो तुमसे वही पूछेगा कि भाई 28 अप्रैल से लेके 29 मई तक, दोबारा सुनो, 28 अप्रैल से लेके इफेक्टिव डेट ऑफ आरसी से लेके डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी तक, 28 अप्रैल से लेके 29 मई तक जो मेरे टैक्स इन्वॉइसेज हैं उसके लिए मैं रिवाइज्ड, जो मेरे इन्वॉइसेज थे सॉरी, उसके लिए मैं रिवाइज्ड टैक्स इन्वॉइसेज इशू करूंगा विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ ग्रांट। तो 29 मई से लेके मतलब 29 जून तक मैं पीरियड फॉर विच टैक्स इन्वॉइस कैन बी इशूड। तो 28 अप्रैल से लेके 29 मई तक के टैक्स इन्वॉइसेस मैं रिवाइज टैक्स इन्वॉइस इशू करूंगा 29 जून तक। यस। और इफेक्टिव डेट क्या है आरसी की, 28 अप्रैल। यस, यही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 1 2 3 गो। चलो, इसी के साथ सर तुम्हारे ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। होप यू एंजॉयड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। भाई साहब तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तो जाकर आता हूँ, रोक ना पावा अखियां विचों गमदियां बरसातां नूं। ओ हो ओ इश्क तेरा तड़पावे, ओ इश्क तेरा तड़पावे। भाई तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तो जाकर आता हूँ, और रोक ना पावा अखियां विचों गमदियां बरसातां नूं। ओ हो इश्क तेरा तड़पावे। स्टार्ट करें क्वेश्चन आंसर्स। हरी झंडी दे दो भाई, मुझे ग्रीन फ्लैग दे दो, मैं ग्रीन फ्लैग हूं, मुझे ग्रीन फ्लैग दे दो कि मैं स्टार्ट करूं क्या, इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे फटाफट। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉज इज कमिंग अराउंड ऑन इन वे। ए जिंगल बड़वा जिंगल बड़वा जिंगल बड़वा बाजेला, बद्दी दाढ़ी वाला बुढ़वा जोला लेके भागेला, ए घर घर ये जायला तोहफा बांटेला। ओके सर, चलो ओके सर, यस सर, चलो चलो। तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट के क्वेश्चन आंसर्स डिटेल में एकदम। पहले इलस्ट्रेशन कर लेते हैं मॉड्यूल वाली। यहां पे सर एक बंदा है जो कहाँ पे डील करता है, मेघालय में। ओ सर मेघालय, वो मणिपुर मिजोरम मेघालय, उत्तराखंड तो मेघालय तो उसमें आता ना। मेघा ने तेल की पुड़ी अरुण के गले में उतार दी तो मेघा। तो यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन कब रिक्वायर्ड है, 20 लाख पे। तो सर मेरी बिजनेस स्टार्ट करा इस समय 10 लाख क्रॉस होगी, 20 लाख क्रॉस होगी सर। तो यहाँ पे आई बिकेम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आई बिकेम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, लाइबल। और मैंने अप्लाई कब कर दिया, 28 सितंबर को। तो मैंने 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया। यस, 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब मेरी इफेक्टिव डेट ऑफ आरसी क्या हो जाएगी, 5 सितंबर। इफेक्टिव डेट ऑफ आरसी, क्योंकि मैंने 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दी। अब मेरे को आरसी मिली कब, 6 अक्टूबर को। सर अब वो कंपनी क्या पूछ रही है कि बताओ रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने का क्या प्रोविजन है, और कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है क्या अनरजिस्टर्ड कस्टमर के लिए। हाँ, अनरजिस्टर्ड कस्टमर के लिए हमने पढ़ा था ना कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस, और उसमें 3 लिमिट भी पड़ी थी कि अगर 2.5 लाख तक की मेरी सेल है तो वहाँ पे मेरे को स्टेट वाइज सीआरआई इशू करना है इंटर स्टेट B2C सप्लाई के लिए। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है इंटर स्टेट B2C सप्लाई तो मुझे इंडिविजुअल सप्लाई के लिए रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना है। और अगर मेरी इंट्रा स्टेट B2C सप्लाई है तो मुझे एक सिंगल सीआरआई इशू करना है, कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस इशू करना है। ये हमने पढ़ी थी। और रिवाइज टैक्स इनवॉइस में क्या करूँगा सर, 5 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक, मतलब इफेक्टिव डेट ऑफ आरसी से लेके डेट ऑफ इशुएंस ऑफ आरसी तक, ये जो पीरियड है, इस पीरियड के लिए मैं रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करूँगा। कब तक कर सकता हूँ मैं, 6 अक्टूबर से 1 महीने तक, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी से 1 महीने तक।
तो 6 नवंबर तक मैं इशू कर सकता हूँ। 5 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक की जो सप्लाईज थी उसके लिए मैं 6 नवंबर तक रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता हूँ। यही लिखा हुआ, एक बार सेल्फ रीड कर लो अगर रीड करना है तो, नहीं तो मैंने आंसर बता दिया। कभी कभार मॉड्यूल की लैंग्वेज भी होती है, देखो पहले वो मेघालय का समझा रहा है कि 20 लाख लिमिट है, फिर वो बता रहा है कि भाई वो 5 सितंबर से इसलिए वो एप्लीकेबल होगी उसके ऊपर, ठीक है। फिर वो बता रहा है रिवाइज टैक्स इनवॉइस विद इन 1 मंथ इशू करना है फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ आरसी, वो पूरी प्रोविजन लिख दी उसने। और फिर उसने पूरा केस बता दिया कि 5 सितंबर से लेके जो 6 अक्टूबर तक की जो ट्रांजैक्शन हैं, जितने भी मैंने जो इन्वॉइसेस ऑलरेडी इशू करे थे, ये देखो आशुतोष अगर देखो नहीं समझ आता, इन्वॉइस जो ऑलरेडी इशू करे थे ये पीरियड में, उसके लिए मैं रिवाइज टैक्स इन्वॉइस इशू करूँगा। यहाँ पे सिर्फ इन्वॉइसेस इशू करे थे, यहाँ पे रिवाइज टैक्स इन्वॉइस इशू होगा, क्योंकि मेरे पास जीएसटीएन तो अब है ना, आरसी अब आई है। तो मैं कब तक कर सकता हूँ? 6 महीने के अंदर। यहाँ पे देखो भाई इन्होंने बड़े सस्ते में निपटा दिया, जो मैंने पूरी कंडीशंस बताई इतनी लंबी, इन्होंने सस्ते में निपटा दिया। चलो कोई बात नहीं, क्या बोल सकते हैं। सर जैन एंड सन्स है, ट्रेडर है, स्टेशनरी आइटम्स में डील करता है, ये रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो इसने ये फॉलोइंग सप्लाईज करी हैं। बताओ इस केस में ये कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस कब इशू कर सकता है? सर कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस कौन सा था? कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस में 3 कंडीशन थी, याद है? जो वैल्यू है वो 200 से कम है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, और रेसिपिएंट ने टैक्स इनवॉइस तुमसे मांगा नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कंडीशन नीचे ही दे दी है, नन ऑफ द रेसिपिएंट रिक्वायर टैक्स इनवॉइस, तो किसी ने भी मांगा नहीं है। और जो राघव ट्रेडर है फर्स्ट वाला, ये कॉम्पोजिशन डीलर है, तो मेरा अगर रेसिपिएंट कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर डीलर है, क्या उससे मेरे को फर्क पड़ता है? नहीं, मेरे लिए तो वो रजिस्टर्ड है ना, मेरे लिए तो वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। मेरे लिए तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ रजिस्टर्ड है, तो मेरी बात खत्म हो गई। सर ये बंदा तो रजिस्टर्ड है, बात ही खत्म, चाहे वैल्यू 200 से कम है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, याद है? एक कंडीशन तो इन्होंने नीचे लिख दी, वो तो सेटिस्फाइड है ऑलरेडी। दूसरी कंडीशन क्या है? अनरजिस्टर्ड होना चाहिए और वैल्यू 200 से कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैल्यू से मार्क आ गया, अनरजिस्टर्ड ओके है, वैल्यू से मार्क आ गया। यहाँ पे रजिस्टर्ड भी ओके नहीं है, वैल्यू ओके। यहाँ पे बंदा अनरजिस्टर्ड है ओके, लेकिन वैल्यू 200 से ज़्यादा है, नहीं, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकता। यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है और वैल्यू भी 200 से कम है, तो ये भी ओके है, ये भी ओके है। यहाँ पे भी बंदा अनरजिस्टर्ड है, तो ये भी ओके है, और वैल्यू भी 200 से कम है, तो ये भी ओके। तो यहाँ पे ये वाला तुम्हारा ऐसे हो जाएगा कि सिर्फ लास्ट वाले 2 के लिए तुम कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, ऊपर वाले 3 में तुम्हें लॉजिक पता ही है, ठीक है? ओके, सेल्फ रीड कर लो अगर करना है, 1 2 3। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कार्तिक एंड कंपनी है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, इसने ये वाली सप्लाईज करी है मार्च के महीने में, ओके। सर एक इनवॉइस नंबर 1 में उसने 2.5 लाख चार्ज कर दिया, लेकिन एक्चुअल में 2,30,000 करना था, एक्चुअल में 2,30,000 करना था, उसने इनवॉइस में 2,50,000 कर लिया, तो सर ऑब्वियसली क्रेडिट नोट इशू करेगा, क्रेडिट नोट। सर एक इनवॉइस में उसने 32,000 कर ली, लेकिन एक्चुअल में उसको 68,000 करनी थी, टैक्स लाइबिलिटी उसको एक्चुअल में 32 करनी थी, उसने 68 कर दी ड्यू टू रॉन्ग HSN कोड, तो भाई डेबिट नोट इशू कर देगा। टैक्स इनवॉइस बढ़ाना है ना, टैक्स की वैल्यू बढ़ानी है ना, टैक्स इनवॉइस बढ़ाना है, तो डेबिट नोट इशू कर दो। उसके अगले में इनवॉइस नंबर 8 में क्या, अगर उसने 3,20,000 करनी थी, एक्चुअल वैल्यू थी 4,20,000, 1 लाख उसने कम रिपोर्ट कर दिया इनवॉइस में, तो इनवॉइस बढ़ाना है ऑब्वियसली, फिर डेबिट नोट, फिर डेबिट नोट। आर वी क्लियर? यस। पहले वो पूछ रहा है कि इशू कौन करेगा, भाई सप्लायर ही इशू करेगा, जीएसटी लॉ में सप्लायर ही इशू करेगा, ठीक है बात। और बताओ कि डेबिट नोट इशू करना है या क्रेडिट नोट इशू करना है, वो हमें पता है, पहले क्रेडिट नोट फिर डेबिट नोट फिर डेबिट नोट। मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है क्रेडिट नोट डिक्लेयर करने की? 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। यस, ये आंसर पढ़ लो अगर पढ़ना है तो, 1 2 3 गो। ये सबसे बेसिक है कि सुल्तान ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा कब को? 7 सितंबर को। स्पेयर पार्ट डिलीवर होने थे 30 सितंबर को, और सुल्तान इंडस्ट्री ने अपनी दुकान से रिमूव कब करा? 29 सितंबर को। सर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया 7 सितंबर को, डिलीवरी होनी है 30 सितंबर को, लेकिन सप्लायर के यहाँ से गुड्स रिमूव कब हो रही हैं? 29 सितंबर को। और हमने इनवॉइस इशू करने की वो क्या पड़ी है टाइम लिमिट, अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ, ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर नहीं भूलना, ऑन और बिफोर मत भूल जाना, कहीं वहाँ पे लिखा हो कि नहीं टैक्स इनवॉइस तो 29 को ही होना है, नहीं, ऑन और बिफोर
29 सितंबर, ओके। एमबीएम केयर टेकर है, रजिस्टर्ड पर्सन है, सर्विसेज इसने प्रोवाइड करी रिपेयर मेंटेनेंस की, तो सर्विसेज प्रोवाइडर तो 20 लाख की लिमिट है। अप्रैल 1 को इसने एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा पी के साथ कि मेरी एसी और वॉशिंग मशीन की तू रिपेयर मेंटेनेंस करता रहे, ठीक है। और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे थे, अच्छा ये तो कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया ना, कि मेरी तू करता रहे, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, तो मेरे तू एसी और मशीन की रिपेयर करता रहे, ठीक है, बात करता रहे। और उसने क्या बोला कि सर्विसेज जो तू देगा मेरे को वो हर क्वार्टर के फर्स्ट डे को देगा, ठीक है, और पेमेंट भी देखो तभी की तभी हो जाएगी। लो, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज में पेमेंट ऑलरेडी लिखी हुई है, पेमेंट विल सेम विद ऑल्सो ड्यू ऑन द डेट ऑन विच सर्विसेज इज रेंडर्ड। तो सर्विसेज कब रेंडर हो रही है, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, डेट इज अप्रैल 1, जुलाई 1, अक्टूबर 1, जनवरी 1। और यहाँ पे तुम्हारी भाई साहब, यहाँ पे तुम्हारी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट भी ऑलरेडी असर्टेनेबल है, यही सारी डेट जो चारों लिखी हुई हैं। अब इस केस में जहाँ पे तुम्हारी ड्यू डेट असर्टेनेबल है, जहाँ पे तुम्हारी ड्यू डेट असर्टेनेबल है, इस केस में तुम्हारी कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इनवॉइस इशू करने की डेट क्या है, द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट नहीं, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। जब तुम्हारी डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है देन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट विल बी द ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, याद है। चलो, तो यही सब लिखा हुआ है, सेल्फ रीड कर लो। ओके, 1 2 3 गो। ये सेल्फ वाला सारा क्वेश्चन नंबर 3। सेल्फ वाला क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। दिल ना दिया, ये वही वाला है कि 30 डेज के अंदर तुमने अप्लाई कर दिया तो तुम्हारी इफेक्टिव डेट ऑफ आरसी क्या है और तुम्हें 1 महीने के अंदर करना है। सर एक बंदे ने कॉम्पोजिशन लेवी ऑप्ट करी है करंट फाइनेंशियल ईयर में, वो आपसे पूछने आया कि मेरे को टैक्स इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है क्या। अबे पागल है क्या, तू तो कॉम्पोजिशन वाला है, तू तो टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं कर सकता, तुझे तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करनी है। ओह, कि नहीं भाई टैक्स इनवॉइस तो नहीं, इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस अ बिल ऑफ सप्लाई विल बी इशूड। ओके। रॉयल फैशन है, रजिस्टर्ड सप्लायर है डिज़ाइनर आउटफिट्स का दिल्ली का, उसको अपने प्रोडक्ट्स फैशन शो में चलाने थे होटल पार्क रॉयल दिल्ली में 4 जनवरी को। 4 जनवरी को उसको एक फैशन शो में चलाने थे। इस ओकेजन के लिए उसने ऑरा ब्यूटी सर्विसेज से अपनी मॉडल्स का मेकअप वगैरह करवा लिया। कब करवाया, 4 जनवरी को ही। जिसके लिए जो कंसिडरेशन है वो थी 5 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो ऑरा ब्यूटी सर्विसेज जो थी जिसने मेकअप करके दिया, उसने ऑफ कोर्स इनवॉइस इशू कर दिया और उसमें क्या करी, उसने लमसम अमाउंट लिख दी। लमसम मतलब सीधा सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि 5,90,000 पेबल है, कुछ नहीं, ऐसे नहीं करा उसने कि 5 लाख है टैक्सेबल वैल्यू, उसके ऊपर जीएसटी 18% और उसका तुम्हारा टोटल बना दी 5,90,000, ऐसा कुछ नहीं करा, ठीक है बात। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एक लमसम अमाउंट लिख दी। ये वाले क्वेश्चंस का आंसर दो कि टैक्स इनवॉइस इशूड विद इन टाइम लिमिट हुआ है क्या। सर टैक्स इनवॉइस इशू कब हुआ है, मैंने मिस कर दिया। ओह 10 फरवरी, 10 फेब को इशू करा है। और सर्विसेज कब सप्लाई हुई, 4 जनवरी को। और सर सर्विसेज के केस में ऑन और बिफोर एंड आफ्टर भी अलाउड है, कितनी देर, 30 डेज तक। और 4 जनवरी से 30 डेज बनते हैं तुम्हारे, जनवरी 31 का होता है ना, तो 3 फेब बनेगी, 3 फेब तक अलाउड है। और इसने कब करा, 10 फेब को। ओ सर इसने विद इन टाइम लिमिट इशू नहीं करा, नो। उसके अलावा जो रेसिपिएंट है टैक्स कंसल्टेंट, जो रॉयल फैशन उसका जो टैक्स कंसल्टेंट है, उसने बोला कि भाई जो तुमने इनवॉइस रेज करा ना, इसके अंदर तुमने अमाउंट ऑफ टैक्स तो दिखाई ही नहीं है, अलग से अमाउंट ऑफ टैक्स तो दिखाई है ही नहीं है, इट शुड बी शोन सेपरेटली। सही बोल रहा है वो, बिल्कुल सही बोल रहा है। टैक्स इनवॉइस के हमने कंटेंट पढ़े थे और वैसे भी हमें नॉर्मल कॉमन सेंस भी पता है कि अगर एक इंसान को आईटीसी लेना है तो वहाँ पे 5 चीज़ें होनी चाहिए, टैक्स अमाउंट अलग, टैक्सेबल वैल्यू अलग, जीएसटीएन अलग, और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग, और वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग। यस। लेकिन ऑरा ब्यूटी बोलती है कि नहीं यार, कोई ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि टैक्स कंपोनेंट सेपरेटली शो करना है। तो बताओ कौन सही है, तो भाई ऑब्वियसली रॉयल फैशन सही है, ठीक है। सेल्फ रीड कर लो, समझ आ जाएगा जो मैंने बोला अभी। मैं सेल्फ रीड पता करने को क्यों बोलता हूँ, इन केस तुम्हें अगर कभी ऐसे हिट होता है कि सर आप पढ़ा दो ना, मेरे को आलस नहीं आ रहा। मेरे को क्या होता है कि तुम्हें मॉड्यूल की लैंग्वेज, जब तक तुम मॉड्यूल की लैंग्वेज खुद नहीं ना पढ़ोगे, मेरा काम क्या समझाना, ताकि तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के उसको सोचना कैसे वो सब पता रहे और प्रोविजन पता रहे।
सेल्फ रीड करोगे तो तुम्हें मॉड्यूल की लैंग्वेज पता चलती रहेगी कि अच्छा ऐसे लिखना है, अगर पेपर में लिखना है तो कीवर्ड्स उठाओगे तुम, कीवर्ड्स उठाओगे। और कीवर्ड्स कोई पक्के नहीं होते, कीवर्ड्स ऐसा नहीं कि मैं जो बोलूँगा वही कीवर्ड्स है, नहीं, तुम्हें जो लगता है ना कि अच्छा यार यहाँ पे ये चीज़ तो लिखनी पड़ेगी तो लिखनी है, ठीक है। जैसे ऑन और बिफोर मैंने बताया वो एक कीवर्ड। और सेक्शन 31 रेड विद रूल्स, अच्छा देखो इन्होंने भी कोई स्पेसिफिक रूल नहीं बोला। सेक्शन 31 रेड विद CGST रूल्स, ऐसी चीज़ उठाओ ना मॉड्यूल से कि अगर मॉड्यूल ऐसी चीज़ बोलता है तो इसका मतलब तुम पेपर में रेदर देन कहीं रूल लिखने की बजाय ऐसे लिख सकते हो, एज पर द प्रोविजन ऑफ CGST रूल्स, सिंपल। वो क्या बोलता है कि टैक्स इनवॉइस में मैंडेटरी डिटेल होनी चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, टैक्स अलग से होना चाहिए। टैक्स जो टैक्स चार्ज है ना इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज वो अलग से होना चाहिए। तो इसलिए रेसिपिएंट सही बोल रहा है। ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय टैक्स कंसल्टेंट और वेरिफिकेशन इज वैलिड इन लॉ। ऐसी वर्ड्स जरूर लिख के आना जब भी वो तुमसे ऐसे पूछे ना कि बताओ ये बंदे की कंटेंशन, ये बंदे की सजेशन, ये बंदे का जो भी है सही बोल रहेगा, तो तुम्हें एंड में लिखना है। एंड में चाहे स्टार्टिंग में, ऑब्वियसली मैं तो स्टार्टिंग में प्रेफर करता हूँ, मैं तो, लेकिन तुम एंड में भी लिख सकते हो कि भाई इस बंदे की जो कंटेंशन है, इस बंदे का जो लॉजिक है, इज दिस वैलिड अंडर लॉ, ये तुम्हें लिखना है येस इट इज़ वैलिड अंडर लॉ, या हिज कंटेंशन इज नॉट करेक्ट, या हिज कंटेंशन इज करेक्ट, ऐसा कुछ लिखना है, ठीक है। ओके। एक होलसेलर है टॉयज़ का चंडीगढ़ का, ओह पंजाब का यहीं का है, ठीक है। लोकल मार्केट वैरायटी ऑफ टॉयज़, इसने सप्लाई करी 100 पीसीस 25 सितंबर को, और इसने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया 1 लाख रुपए का, ठीक है। लेकिन जो टॉयज़ थे वो तो उसने वापस कर दिए 30 सितंबर को। अब इस केस में बताओ डॉक्यूमेंट कौन, अरे यार डॉक्यूमेंट कौन सा इशू करोगे, ऑब्वियसली अगर टैक्स इनवॉइस इशू करा हुआ है तो उसको काटने के लिए सेल रिटर्न के लिए तुम क्या इशू करते हो, क्रेडिट नोट। सिंपल। मुझको राणा जी माफ करना, सर राणा जी ने ये वाली टैक्सेबल सप्लाईज करी हैं, नोटबुक, चार्ट पेपर, क्रेयॉन, ये वो, और इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग GST इतनी है। जो 102, 230 और 254 है, 102, 230 और 254, इन तीन के केस में क्या हुआ, वापस आ गई। अब वो पूछ क्या रहा है, उसको ये तो पता क्रेडिट नोट इशू करना है, वो ये पूछ रहा है क्या कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं क्या। सर हमने कहीं अलग से स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा कंसोलिडेटेड, लेकिन मैंने वहाँ पे चीख के बताया था तुम्हें, अभी क्लास में अभी चीख के बताया था मैंने कि सर 1 और मोर इनवॉइसेस के लिए तुम 1 और मोर क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, ये तुम्हें लॉ में पढ़ा है मैंने। तो भाई साहब सीधी बात है, यहाँ पे एक ही बंदा, क्योंकि एक ही कस्टमर है, तो तुम्हें सीधी बात है एक सिंगल क्रेडिट नोट इशू करोगे जिसमें इन तीनों बिल्स का तुम रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। और तुम क्या करोगे, क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। रेफरेंस देना ऐसे कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन तुम्हारी ऑफकोर्स रेफरेंस दोगे तुम तो, और तुम इसके लिए एक सिंगल क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो कंसोलिडेटेड। यस, सेल्फ रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, चिदानंद प्रोडक्ट्स एज अ रजिस्टर्ड सप्लायर जिसने कॉम्पोजिशन लेवी ऑप्ट करी है, वो पूछना चाहता है कि बिल ऑफ सप्लाई से बचने का कोई तरीका है क्या। बिल ऑफ सप्लाई से बचने का कोई तरीका है क्या। वाह, क्या तरीका बताए, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बकवास क्वेश्चन और बहुत ही बकवास आंसर था। इसको मैं लिखूंगा बकवास क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, एक रजिस्टर्ड पर्सन को मैंडेटरीली सेपरेट इनवॉइस इशू करना पड़ता है टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई के लिए, नहीं, वो होता ना रूल 46A, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। देखो यहाँ पे मॉड्यूल ने रूल 46A लिखा भी नहीं है, तो तुम भी चाहो ना लिख सकते हो, लेकिन मेरे को पर्सनली बहुत याद रहता है रूल 46A, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई तुम इशू कर सकते हो। एक ही इनवॉइस में टैक्सेबल गुड्स का भी आ गया और एग्जम्प्टेड गुड्स का भी आ गया। जो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, मतलब क्या है ये, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
ये कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इशू कर सकती है फॉर सप्लाईज में ड्यूरिंग द मंथ, ये हमने पढ़ा था, यस कर सकती है, यस दिस स्टेटमेंट इज वैलिड इन लॉ। ये हमने एज इट इज पढ़ा था, ये जो लिखा हुआ ना, अभी तो पढ़ के हटे हैं, ये मत बोलना कि नहीं पता, अभी तो पढ़ के हटे हैं 10 मिनट पहले। चलो, शक्ति एंटरप्राइजेज है कोलकाता की, उसने एग्रीमेंट करा सूरज के साथ, जो कि सूरत का है, सूरत का है, ओके, कि जो सप्लाई ऑफ गुड्स है उसकी जो डिलीवरी हो जाएगी ना वो 31 अक्टूबर से पहले हो जाएगी, ओके। गुड्स कब रिमूव हुई सर, यही तो बात है सर, यहाँ पे ये चीज़ खेल जाती है ना, गुड्स कब रिमूव हुई फैक्ट्री से, कब रिमूव, 11 अक्टूबर, तो बात खत्म, मैं कुछ और देखूंगा ही नहीं। पेमेंट कब हुई, एग्रीमेंट कब हुआ, एग्रीमेंट डिलीवरी करने का कब हुआ, डिलीवरी किस दिन की है, मतलब एक्चुअल में डिलीवरी कब हुई, ये सब इरेलीवेंट है। इनवॉइस कब इशू करना है सर, जब मेरी फैक्ट्री से रिमूव हो रही है 11 नवंबर को, और बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, यानी बिफोर और ऑन 11 अक्टूबर। डिटरमिन द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो ऑन और बिफोर 11 अक्टूबर, ऑन और बिफोर 11 अक्टूबर, डेट इज द एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। ट्रस्ट एंड फंड है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, सर्विसेज प्रोवाइड करी है उसने 5 जून को, पेमेंट रिसीव हुई है 19 जून को, पेमेंट इररिलेवेंट है। इनवॉइस इशू करने के लिए क्या टाइम लिमिट होती है सर, 5 जून से 30 डेज, 5 जून से 30 डेज, जो कि होगी तुम्हारे 5 जुलाई, ऑन और बिफोर 5 जुलाई, ऑन और बिफोर मत भूल जाना। इनवॉइस कब तक इशू कर सकते हो, विद इन 30 डेज फ्रॉम 5 जून, जब से तुमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी उससे 30 डेज, तो ऑन और बिफोर 5 जुलाई। उदय सिंह है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, उसको एडवांस पेमेंट रिसीव हुई है, एडवांस पेमेंट रिसीव हुई है तो सप्लायर क्या इशू करता है, रिसीट वाउचर। मैं तुम्हें साथ साथ में बोल के ये समझाता होता हूँ कि तुम्हें सोचना कैसे, एडवांस पेमेंट रिसीव हुई है तो क्या इशू करेगा, रिसीट वाउचर। और अकाउंटेंट पूछ रहा है कि अच्छा, अकाउंटेंट ने बोल भी दिया कि रिसीट वाउचर इशू कर दो, बात ही खत्म होगी। हाउ एवर वो बोल रहा है कि उस केस में क्या होगा अगर रिसीट वाउचर इशू कर दिया लेकिन सब्सिक्वेंटली मैंने कोई सप्लाई नहीं करी। सर अगर सब्सिक्वेंटली कोई सप्लाई या टैक्स इनवॉइस नहीं इशू हो रहा, मतलब सप्लाई नहीं हो रही तो ऑब्वियसली टैक्स इनवॉइस नहीं इशू होगा। अगर सब्सिक्वेंटली कोई सप्लाई नहीं हो रही तो उस केस में जब सामने वाला मेरे को पैसे वापस करेगा, सॉरी सामने वाले को मैं पैसे वापस करूंगा, तो मैं साथ में क्या इशू करूंगा, रिफंड वाउचर। एक सप्लायर है उसको एडवांस मिल रहा है कस्टमर से, तो वो रिसीट वाउचर इशू करेगा। रिसीट वाउचर क्या, रिसीट मतलब क्या, मेरे को पैसे मिल गए, रिसीट हो गए, पैसे रिसीव्ड हो गए, उसका वाउचर। फिर अगर फर्दर मैंने उसको कोई सप्लाई नहीं करी, कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करा, तो मैं उसको पैसे वापस कर दूंगा, साथ में मैं क्या इशू कर दूंगा, रिफंड वाउचर। सिंपल, सेल्फ रीड कर लो पॉज करके फटाफट से। भोजराज है, रजिस्टर्ड पर्सन है, जीटीए सर्विसेज अवेल करी उसने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, जिसके ऊपर वो आरसीएम में टैक्स पेबल है, लायबल है, ठीक है। वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस, बिल्कुल सर, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है और उसने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सर्विसेज ली हैं जिसके ऊपर टैक्स किसके अंदर पेबल है, आरसीएम के अंदर, तीनों कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होगी, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड, सप्लायर अनरजिस्टर्ड और आरसीएम का केस है, तो क्या इशू होगा, सेल्फ इनवॉइस, सेल्फ इनवॉइस इशू होगा, ठीक है। और रेलिवेंट प्रोविजन के अंदर बताओ, तो ठीक है भाई, एज पर सेक्शन 31(3)(f) रेड विद रूल 47A एंड प्रोवाइजो टू 46 रूल 46, तो 47A 46 नहीं लिखा इन्होंने, कोई बात नहीं, अच्छा ये लिखो ना, ठीक है। इस केस में उसको 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ जीटीए सर्विसेज, जब से उसको गुड्स या सर्विसेज मिलती हैं जिसके ऊपर आरसीएम होता है, उसके 30 डेज के अंदर एज पर रूल 47A उसको 30 डेज के अंदर टैक्स ये इनवॉइस इशू करना होता है। इसकी एक बार लैंग्वेज पढ़ो कि उसको इनवॉइस इशू करना है जीटीए सर्विसेज के लिए, ठीक है, जहाँ पे आरसीएम के अंडर लेवल है। अब सर कुछ आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। जैन 25 की आरटीपी का क्वेश्चन है, ब्लू पांडा कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वेरियस डीलर्स अक्रॉस इंडिया को सप्लाई करती है, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर इसके 6 करोड़, ओके। फाइनेंस टीम कंपनी की बोल रही है कि हमें पता ही नहीं इनवॉइस एप्लीकेबल है। अरे यार, तुम्हारे किसी भी फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितने, एग्रीगेट टर्नओवर कितनी क्रॉस हो गई, अगर 5 करोड़, तो यहाँ पे तो 6 करोड़ हो गई, तो इनवॉइस एप्लीकेबल है। और कंपनी का ये व्यू है कि इनवॉइस सिस्टम में क्या होता है, इनवॉइस जो है सीधा ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे बनती है इंस्टेड ऑफ ईआरपी सिस्टम। ऐसा होता है क्या, नहीं, अभी भी इनवॉइस कहाँ बनेगा, ईआरपी सिस्टम में, रिपोर्ट होगा वो आईआरपी पे,
और जो तुम्हारा इनवॉइस बनेगा ईआरपी में वो एज पर ई इनवॉइस स्कीमा होना चाहिए। व्हाट इज ई इनवॉइसिंग, वेदर इट वुड अप्लाई टू ब्लू पांडा लिमिटेड, सिंपल आंसर। और यही वो उसने बेटे उसने लिखा था, लड़की ने, भारती ने, कि अगर B2B के इन्वॉइसेस हैं या एक्सपोर्ट के हैं और अगर तुम्हारी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करती है, एक्सीड याद रखना भाई साहब, इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, एक्सीड 5 करोड़, तो एग्रीगेट टर्नओवर 6 करोड़ होगी तो यहाँ पे ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा उसको, ठीक है। और नहीं भाई, वो पोर्टल पे नहीं बनते, वो तुम्हें अपने ही अकाउंटिंग बिलिंग या ईआरपी सिस्टम में बनाने हैं और ईआरपी पे रिपोर्ट करने हैं और वहाँ से आईआरएन जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। वर्टन ट्रांसा कोलकाता का, वो ट्रेडिंग करता है ट्रांसमीटर्स की। 20 मई को इसने 500 यूनिट भेजे एग्जीबिशन के लिए। ओए सेल और रिटर्न बेसिस का आ गया, सेल और रिटर्न बेसिस 500 में से भाई साहब 500 यूनिट भेजे उसने कब, 20 मई को, तो 20 मई को तुम्हारी स्टार्टिंग हो चुकी है। 20 मई को, 28 में से 6 महीने कब होते हैं, यहाँ पे 6 मंथ तुम्हें सीधा कैलकुलेट करने हैं, 20 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 20 नवंबर को हो जाएंगे मेरे 6 महीने पूरे, 20 नवंबर को हो जाएंगे 6 महीने पूरे। तो या तो इसके बीच में गुड्स अगर बिक गई तो मैं तब इनवॉइस इशू कर दूंगा, और अगर ये 20 नवंबर तक वापस नहीं आई तो मैं इनवॉइस इशू कर दूंगा। तो 300 यूनिट तो बिक गई 28 अगस्त को, 300 यूनिट बिक गई 28 अगस्त को, 300 यूनिट्स 28 अगस्त को, तो इन 300 यूनिट्स का तो मैं इनवॉइस कब इशू कर दूंगा, 28 अगस्त को। 28 अगस्त को इन केस में क्या होता है, सेल और रिटर्न बेसिस के केस में इनवॉइस कब इशू करना होता है, ऑन और बिफोर एक्चुअल सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर। यस सर 300 तो बिक गई 28 अगस्त को, तो 28 अगस्त को 300 का इनवॉइस इशू हो जाएगा। यस, जो रिमेनिंग 200 हैं उसमें से 150 यूनिट जो हैं वो 25 नवंबर को वापस आए। ओ सर एक बात समझो, 6 महीने कब पूरे हो गए थे, 20 नवंबर को, और गुड्स कब वापस आ रही हैं, 25 नवंबर को। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो 20 नवंबर को इसका इनवॉइस इशू कर चुके होंगे, 20 नवंबर या उससे पहले हम इसका इनवॉइस इशू कर चुके होंगे। और जो 50 यूनिट है जो ना बिके ना वापस है ना बिके ना वापस है, तो इनका तो इनवॉइस इशू करना ही था 20 नवंबर को। तो यहाँ पे सिंपल है, जो 300 यूनिट्स है उसका 28 अगस्त तक हो जाएगा, अप टू 28 अगस्त, और जो बचे हुए 200 हैं 150 प्लस 50, 200 यूनिट्स का कब इशू हो जाएगा, अप टू 20 नवंबर। यस, ये नेक्स्ट वाला हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। मई 25 के PYQ का क्वेश्चन, सर सेक्शन 31 बोलता है टैक्स इनवॉइस इशू करना है बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या रिमूवल ऑफ गुड्स। बिल्कुल ठीक बोलता है। ऐसी सिचुएशन बताओ जहां पे टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स। हमने पढ़ी है 3 कंडीशंस, एक सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजंस अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई, और थर्ड मैंने बोला था ना वो सच अदर सप्लाईज एज में बी नोटिफाइड। ये बेकार थी, मतलब सिस्टम हैंग, मतलब तुम्हारा सिस्टम हैंग, मतलब एज इन तुम्हारा सिस्टम हैंग या फोन वगैरह कुछ हैंग हो गया। खत्म होने वाला, ये दो क्वेश्चन और रह गए बस, 2 या 3 क्वेश्चन और रह गए बस। हौसला रखो, मुझे पता है तुम 3 घंटे से कितने देर से बैठे हो, मुझे पता तुम 2.5 घंटे से बैठे हो, मुझे पता तुम 2.5 घंटे से बैठे हो। थोड़ा वो हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी बस 2 मिनट के अंदर चैप्टर खत्म है, 2 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म है, ठीक है। चलो हौसला रखो। तुम पास आए यूं मुस्कुराए। सर ये 3 केसेस हमें पता है जब टैक्स इनवॉइस तुम इशू कर सकते हो विदाउट। अच्छा तुम्हारा हुआ है, कोई बात नहीं। और सर प्रोविजंस वो बताओ, इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस एंड डिलीवरी चलान इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन सेमी नॉकडाउन और कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन। ये तो हमने पढ़ी थी 4 कंडीशन, 4 स्टेप्स क्या थे। टैक्स इनवॉइस विल बी इशूड बिफोर डिस्पैच ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट, सेकंड डिलीवरी चलान विल बी इशूड फॉर एवरी सब्सिक्वेंट कंसाइनमेंट, थर्ड डिलीवरी चलान जो जा रहा है हर सब्सिक्वेंट कंसाइनमेंट के साथ, उसके साथ एक कॉपी ऑफ इनवॉइस जाएगी, जो इनवॉइस हमने पहले इशू करा उसकी कॉपी जाएगी। एंड फोर्थ बात क्या थी कि ओरिजिनल इनवॉइस जो है वो लास्ट लॉट के साथ जाएगा, लास्ट लॉट के साथ जाएगा। ये हमने पढ़ा था। यस तुम सेल्फ रीड कर सकते हो। 1 2 3 सितंबर 25 की आरटीपी का क्वेश्चन है।
एक इलेक्ट्रॉनिक डीलर है बेंगलोर का, उसने अच्छा जीटीए को हायर कर लिया, ठीक है। अनरजिस्टर्ड जीटीए, अरे वही अनरजिस्टर्ड जीटीए और सप्लायर रजिस्टर्ड है, तो आरसीएम का केस है। आरसीएम के केस में क्या होगा, सेल्फ इनवॉइस इशू करना कब करना है, 30 डेज के अंदर। ₹60,000 की कंसिडरेशन है और 4 जनवरी, और डिलीवरी भी सेम डे होगी। तो सर्विसेज कब प्रोवाइड होगी थी, 4 जनवरी को। तो 4 जनवरी से 30 डेज के अंदर मुझे सेल्फ इनवॉइस इशू करना है, और मैं इसके ऊपर, और जो सप्लायर है उसने कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करा क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, तो रिसिपिएंट को इनवॉइस इशू करना है 4 जनवरी से 30 डेज के अंदर। पर्सन लायबल टू इशू टैक्स इनवॉइस कौन है, रिसिपिएंट। टाइम लिमिट क्या है इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस की, 30 डेज। तो 4 जनवरी से 30 डेज क्या हो गया, 3 फरवरी। फिर टाइम ऑफ सप्लाई बताओ, अरे ये तो टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आ गया। टाइम ऑफ सप्लाई चलो बोल ही देता हूँ। टाइम ऑफ सप्लाई के केस में क्या होता है, सर्विसेज के केस में अगर आरसीएम का केस है उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सेल्फ इनवॉइस, डेट ऑफ सेल्फ इनवॉइस, 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस अगर सप्लायर का इनवॉइस है, एंड डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे पेमेंट कब हुई, 4 जनवरी को। इनवॉइस कब इशू हो रहा है, 4 जनवरी से 30 डेज के अंदर मान लो जब भी हो रहा है, और सप्लायर ने तो इनवॉइस इशू करी नहीं है, तो 4 जनवरी विल बी अर्लीस्ट, 4 जनवरी विल बी अर्लियर क्योंकि पेमेंट हो गई, तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई निकल आएगी। सेल्फ रीड कर लो अगर करना तो, 1, 2 एंड 3। ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस कब इशू हुआ, रिसिपिएंट का 3 फेब को। Jan 26 में क्वेश्चन आया था, ऐसी सिचुएशन बताओ जहाँ पे क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। अरे वही जहाँ पे टैक्स ज़्यादा चार्ज कर लिया, टैक्सेबल वैल्यू ज़्यादा रिपोर्ट हो गई, या फिर सेल रिटर्न हो गई, ये सब चीज़ें। मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है अवेलेबल, सर 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सर क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं क्या सेकेंडरी डिस्काउंट के लिए, नहीं नहीं। सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होते हैं, वो डिस्काउंट जो प्री अग्रीड नहीं थे, कि जैसे मान लो सप्लायर ने बाद में किसी सप्लाई को रीवैल्यू करा, सप्लाई हो गई, टैक्स इनवॉइस हो गया, बाद में कुछ रीवैल्यू करा कि अरे यार ये 10 रुपये की चीज़ भेज दी, 9 क्यों नहीं चाहिए थी, डिस्काउंट देना चाहता है वो अब इस केस में। ये 2 केस अलग होते हैं, तुम्हें पता ना। एक होता है कि मैंने 100 रुपये का इनवॉइस इशू करना था, गलती से 120 का कर दिया। 100 रुपये का इनवॉइस इशू करना था, गलती से 120 का कर दिया। इस केस में मैं 20 का क्रेडिट नोट इशू करूँगा। और सेकंड क्या है, मैंने 100 रुपये का इनवॉइस इशू कर दिया, बाद में सप्लायर ने रीवैल्यू करा कि यार ये चीज़ तो मैं 9 रुपये की बेच सकता था, तो मैं काम करता हूँ 10 रुपये का डिस्काउंट देता हूँ। मैंने 10 रुपये की बेच दी तो 100 रुपये बन गए, मैं 9 रुपये की बेच सकता तो 90 रुपये बनेंगे, तो मैं 10 रुपये का क्रेडिट नोट इशू कर देता हूँ। दिस इज नोन एज पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट विच वॉज नॉट प्री अग्रीड, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्काउंट। तो ये तुम्हारा, इसके लिए तुम क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते, कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करो इसके लिए। आंसर पढ़ लो इसका, किस किस केस में क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है, और क्रेडिट नोट सेकेंडरी डिस्काउंट के केस में नहीं अलाउड, कैन नॉट बी इशूड। क्योंकि सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी नहीं ना कम होती उस केस में। ठीक है, फिर Jan 20 से लास्ट क्वेश्चन है जो अभी आया था, ई इनवॉइस की वो बताओ, इशुएंस की वो प्रोविजंस, और कौन सी एंटिटीज़ हैं जो एग्जाम्प्ट है इनवॉइसिंग से, और बताओ कि इनवॉइसिंग SEZ डेवलपर्स के एप्लीकेबल है क्या। ये हमने पढ़ा था, SEZ यूनिट एग्जाम्प्ट है, SEZ डेवलपर के ऊपर एप्लीकेबल है। एंटिटीज़ बताओ जो एग्जाम्प्ट है ई इनवॉइसिंग से, SEZ यूनिट, इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी, गुड GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी। और ये रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 2017-18 ऑनवर्ड एक्सीड कर रही है 5 करोड़, वो ई इनवॉइस इशू करेंगे B2B सप्लाईज एंड एक्सपोर्ट्स के लिए, B2B सप्लाईज एंड एक्सपोर्ट के लिए। ठीक होगी बात, यस सर। यहाँ पे होता है तुम्हारा चैप्टर ख़त्म तदम। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं परसों। कल तो तुम्हारा टेस्ट है, तो तुम कल टेस्ट दो दबा के, है ना,
और परसों मिलते हैं अपन टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, ठीक है। ओके जी, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं कल, बाय बाय।